मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी को जितना जानती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि उनसे ज्यादा भारतीयता किसी और महिला में मैंने देखी नहीं। उन्होंने राहुल जी और प्रियंका जी जैसे दो बेहद बेहतरीन देशभक्त बच्चों को पाल पोस के बढ़ाया। इस देश को कैसे हो गया? भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, ऐसे बड़े बड़े कानून दिए जिससे इस देश का भला हुआ। व्यक्ति का जो सबसे निम्न स्तर, जो सबसे निचला स्तर, जो सबसे ओछी टुच्ची गंदी राजनीति हो सकती है, वो बीजेपी के लोग और बीजेपी वाले करते हैं, जो बीजेपी के साथ खड़े हैं वो करते हैं। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी को जितना जानती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि उनसे ज्यादा भारतीयता किसी और महिला में मैंने देखी नहीं। एक 21 साल की लड़की जब अपनी मांग में राजीव जी का सिंदूर भरती है तो जीवन पर्यंत वो भारत की हो जाती है। राजीव जी की सुहागन बनकर, इंदिरा जी की बहू बनकर सोनिया जी ने इस देश में कम वक्त बिताया है, वैधव्य को झेलते हुए उन्होंने इस देश में ज्यादा वक्त बिताया। और उसके बावजूद उनकी देशभक्ति पर, उनकी कर्तव्य निष्ठा पर, उनके सम्मान पर, उनकी डिग्निटी पर, उनके ग्रेस पर उनके बड़े बड़े शत्रु भी एक सवाल खड़ा नहीं कर सकते। उन्होंने राहुल जी और प्रियंका जी जैसे दो बेहतरीन देशभक्त बच्चों को पाल पोस के बढ़ाया। इस देश को भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, मनरेगा, ऐसे बड़े बड़े कानून दिए जिससे इस देश का भला हुआ। ऐसी महिला पर जिसकी रगों में देशभक्ति, जिसकी रगों में जिनके पति की शहादत हुई इस देश को एक रखने के लिए, जिसकी गोदी में इंदिरा जी ने दम तोड़ा, ऐसे लोगों झूठ बोल रहा है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। और 1896 से लेकर आज तक कांग्रेस का ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जहां पर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, वंदे मातरम और जनगण मन दोनों न गाए जाते हैं। और 1896 से लेकर आज तक In 1911, India's national anthem, Jan Gan Man, was sung for the first time. Jan Gan Man was written by Rabindranath Tagore. In 1950, it was officially declared India's national anthem. और 1896 से लेकर आज तक नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। What was Mr. Rahul Gandhi's message at the meeting? This message is very clear. Rahul ji told very clearly to the students that the party workers, party leaders, be stand with students. Come what may. Be stand with the students. ਲੇਟੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੁੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਥੁੱਕੀ ਪਾਈ ਜਾਓ, 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਜੂ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਬਰਾ ਸੱਪ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਦਿਖਾਈ ਚਾਚਾ ਮੜਾ ਚੱਕਿਆ। ਕੋਬਰਾ ਸੱਪ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। वाह 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 वाह। ध्रुव राठी चोर है साला। इंडिया आएगा तो वैसे ही पिटेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गलत गलत बोलता है, विदेश में रहता है इसलिए वो चलता रहता है। उसको तो पीटने के लिए ढूंढ रहे हैं बीजेपी वाले। लेकिन वो यहाँ नहीं रहता इसलिए। सबसे पहले आएगा तो साले के 4 चाटे मैं ही मारूंगा। बीजेपी वालों को गलत बोलता है, नरेंद्र मोदी जी के लिए गलत गलत बोलता है। भाई हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्यों गलत बोल रहा है भाई? चलता है साला, हर किसी की बुराइयां करता है, बीजेपी वालों के खिलाफ रहता है। बेकार है भाई, कोई फायदा नहीं है ऐसे गंदे गंदे इन्फ्लुएंसर का नाम। A few moments later. बहुत अच्छी यूनिक मीटिंग। मुझे लगता है कि ये यूनिक मीटिंग है। भाई तुकाराम मुंडे जी के ऊपर 5 लाख का फाइन मार दिया बॉम्बे हाईकोर्ट ने। मतलब डायरेक्ट तुकाराम जी के ऊपर नहीं मारा, इनके डिपार्टमेंट के ऊपर मारा, एफडीए के ऊपर, क्योंकि इन्होंने पुणे में एक डेयरी बंद करवा दी थी जिसका सामान यूज करके कुछ लोग बीमार हो गए थे। तो इन्होंने उल्टा केस ठोक दिया इनके ऊपर कि हमारी दुकान 34 दिन तक बंद पड़ी है, लाइसेंस कैंसिल पड़ा, हमारा 8 लाख का नुकसान हो गया, भाई इसकी भरपाई कौन देगा? तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि हाँ भाई बिल्कुल बात सही है, तुम्हारा नुकसान हो रहा है, ये फाइन जो है एफडीए देगी जिन्होंने लाइसेंस कैंसिल किया है। वाह क्या फैसला सुनाया भाई। आज तक सिर्फ मैंने पिक्चरों में देखा था कि कानून अंधा होता है, सच में होता है ये मैं रियल में देख रहा हूँ भाई। जिसका सामान
सामान खा पी के लोग बीमार हो रहे हैं, इसलिए बंद करवाया था लाइसेंस। वो उल्टा केस ठोक रहे कि भाई हमारा तो 8 लाख का नुकसान हो गया। वाह भाई वाह। भाई मुझे बस इतना जानना है कि सौरभ दास ने वो वीडियो डिलीट क्यों किया। अभी भी सौरभ दास ने एक वीडियो कुछ टाइम पहले अपलोड किया था, जिसमें वो दिल्ली के एक स्कूल में सर्वे करने के लिए गए थे, जहां उन्हें पता चला कि वो 6 साल से बंद पड़ा है, उसमें बहुत हालत खराब है, ना गेट है, ना बैठने के लिए सीट अच्छी है, और इतना ही नहीं, उसमें प्रिंसिपल ही नहीं है। और फिर उन्होंने जैसे सीएम रेखा गुप्ता को टारगेट किया, उनको ये रियलाइज हुआ कि शिट, रेखा गुप्ता तो 3 महीने पहले ही आई है, इसके पहले तो पापा की सरकार थी, और उन्होंने वीडियो डिलीट कर दी। इतना डर अपने पापा को मैंने पहली बार किसी में देखा है। कारगिल आपके बाप की खैरात तो है नहीं कि जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, और गलती से 4 कदम आगे जाके कहीं आप अपने तशरीफ पे उड़ती हुई गोली ले लें या आपको कुछ हो जाए, तो फिर इसी इंडियन आर्मी को कोसेंगी। और ये आजकल इंडियंस भूल गए क्या तमीज़ अपनी, कि कैसे बात करते हैं इंडियन आर्मी के लोगों से। और ये जेंजी नुमा आंटी, अगर आपको नहीं पता तो अंडर द नेशनल सिक्योरिटी लॉ दीज सिक्योरिटी फोर्सेज हैव टोटल अथॉरिटी। वो चाहें तो वो जाने दे सकते हैं, ना चाहे तो नहीं जाने दे सकते, और ये डिपेंड करता है कि वो एरिया कितना क्रूशियल है। ये आपको या आपके पिता को पता है कि वहाँ कोई स्ट्रैटेजिक सेंसिटिविटी है या नहीं, या फिर कोई टेरेन हज़ार्ड है, या फिर कोई वीआईपी मूवमेंट है, या फिर कुछ भी ऐसा रिलेटेड जो कि कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, या फिर लोगों से दूर रखना चाहिए, या सेफ्टी का मामला है। और ये जेंजी है। अगर ये जेंजी है तो मैं तो अभी 3-4 दिन पहले पैदा हुई हूँ। सो ये जो लड़की अभी वायरल हो रही है पूरे इंटरनेट पे, मेरे पास एक प्रपोजल है कि ये जो हमारा दीपके है, जिसको इंग्लिश भी नहीं आती, अपने आप को जेंजी भी बोलते हैं, और इसके हिसाब से कहीं पर भी अपनी बात मनवानी है तो धरने पे बैठ जाओ फ़ोन निकाल के, भाई इससे शादी कर ले, इससे परफेक्ट मैच तेरे को जन्मों में नहीं मिलेगा। आंटी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और हमारा भी कलेश कटेगा। आई डोंट नो द व्यूज़ आर पर्सनल, बट इफ़ यू अग्री विद मी ऑन दिस, अभिजीत कॉकरोच दीपके, प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक। यार जेंजीज, मतलब मुझे समझ नहीं आती सोल्जर्स की कैसे डिसरिस्पेक्ट की जा सकती है। सरकार की तो करी जा सकती है, समझ में आ रहा है, क्योंकि पावर में है भाई, और उसको नहीं कोसेंगे तो किसको कोसेंगे। लेकिन सोल्जर्स भी वी पे टैक्सेस, दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग योर सैलरी पेड। अकेले के आपके टैक्स से जा रही है सारे सोल्जर्स की सैलरी, जो सपोर्ट करते हैं उनके टैक्स से भी जा रही है, पर नोबडी क्वेश्चंस दैट। और सर्विसेज पूरी रिसीव कर रहे हो, आपके घर पे सर पे बम नहीं फट रहे हैं ना, तो आप पूरी सर्विसेज भी रिसीव कर रहे हो। कोई खैरात में टैक्स नहीं दे रहे, ना खैरात में सोल्जर्स को सैलरी जा रही है, वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। पाकिस्तानियों की गवर्नमेंट सेक्शन में डिवाइडेड बाय बॉर्डर्स, यूनाइटेड बाय कल्चर, इंटेग्रिटी वाले ज्ञान तो बहुत देना आता है। उस टाइम तो पता नहीं लगता कि जो पूरी सिक्योरिटी लगी हुई थी उस जगह पे वो क्यों लग रही है, किन की लोगों की वजह से लग रही है। उस टाइम पे सब भूल जाते हैं, अभी बम फूट जाएगा ना सर पे, सरकार क्या कर रही है, सरकार ये सोल्जर्स क्या कर रही है, तो ऐसे। लेकिन एक बुढ़ा आदमी दिमागी नक्सल बोल के बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के जा सकता है? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये बता, गडकरी जी ने गन्ना पक्का तेरी गाड़ी में ही डाला था ना। और रही बात दिमागी नक्सल की, तो उसमें किसी पार्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन बात तो वही है कि जो होता है उसको मिर्ची लग जाती है, जैसे तुझे लग गई, तभी तो 2 दिनों से भौंके जा रही है कुत्तों की तरह। ध्रुव राठी के अगले वीडियो की स्क्रिप्ट पहले ही लीक हो चुकी है, जिसमें भाई साहब अर्ज करते हैं कि पीएम केयर फंड्स के ऑडिट के बाद पकड़ा गया चोर नरिंदर। अब इससे पहले वो वीडियो अपलोड हो, सिर्फ ये 3 छोटे फैक्ट्स जान लो, ताकि दोनों तरफ की बात आपको पहले ही पता हो। सबसे पहले आप यही तो पूछेंगे कि फंड के टोटल कलेक्शन 8,452 करोड़ में से जनता के वेलफेयर के लिए सिर्फ 87 लाख रुपीस, यानी टोटल अमाउंट का सिर्फ 0.01% ही क्यों खर्च किया गया मेरे भाई। ये फैक्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन अधूरा है। इस फंड में से 87 लाख रुपीस का एक्सपेंडिचर सिर्फ 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर का खर्चा है। अब अगर पीएम केयर्स फंड के ओवरऑल एक्सपेंडिचर की बात करी जाए सिंस इट्स बिगनिंग, यानी 2020 से लेकर आज तक इस फंड में लगभग 14,766 करोड़ रुपीस आए, जिसमें से 8,133 करोड़ रुपीस यानी इस टोटल फंड का 55% ऑलरेडी जनता के वेलफेयर के लिए खर्च किया जा चुका है। लेकिन अब दूसरा सवाल जो ध्रुव राठी जी पूछेंगे वो ये है कि इस फंड का टोटल बैलेंस 8,450 करोड़ रुपीस को ऐसे ही क्यों छोड़ रखा है भाई, उसको काम पर क्यों नहीं लगाते? तो आप भी उनको ये बात जरूर बता के आना कि 8,450 करोड़ रुपीस के फंड में से 93% यानी 7,850 करोड़ रुपीस ऑलरेडी फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्टेड है, जिस पर सरकार को 470 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट भी मिल रहा है, जो 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर्स में डोमेस्टिक डोनेशंस के बराबर है। लेकिन अभी भी नहीं मानेगा हमारा ये जर्मन शेपर्ड, एक लास्ट ट्राई और करेगा कि ये ऑडिट ही नकली है भाई, ये ऑडिट ही फर्जी बिका हुआ है, ये देखो सबके सेम सिग्नेचर है, देखो देखो देखो। तो आप अभी उस जर्मन शेपर्ड को कॉन्फिडेंस के साथ बता के आना कि एसडी का मतलब होता है साइंड,
यानी किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में एक एनक्रिप्टेड सिग्नेचर का रिप्रेजेंटेशन होता है वो। जैसे आपके आधार कार्ड नंबर या फिर बैंक डिटेल्स को मास्क करने के लिए वो ऐसे स्टार्स नहीं लगाए जाते, ठीक बिल्कुल वैसे। इससे पहले कि ध्रुव राठी की वीडियो झूठ फैलाए, आप ये वीडियो अपने दोस्तों को पहले ही शेयर करके सच बता दो। जय हिंद। तो चूहा अपने बिल से बाहर आ चुका है क्योंकि उसके पापा ने उसको रोटी डाल दी है, और रोटी खाते ही वो बाहर आकर के दिमागी नक्सल पार्टी के प्रचार करने लगा। और ये पार्टी, इसका कहना है पता नहीं किसने बना दी, जस्ट लिसन टू हिम। ये भी उल्टा पड़ गया, किसी ने दिमागी नक्सल जनता पार्टी का अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम पर। और मत कर, सबको पता है ये पार्टी किसने बनाई है, ठीक है। तुम ही 4-6 लोगों ने मिलकर जो पार्टी बनाई, इनकी फॉलोइंग लिस्ट चेक करते हैं, सारे देशभक्त। ओ माय गॉड, सारे के सारे। एक तो सारे ये पगलाया हुआ म्यूजिशियन, ये अलग ही दिमाग इसका खराब रहता है। हाँ अच्छा, ओ वाओ, कुणाल कामरा ओ माय गॉड, अरे नेहा बोरा दीदी भी है, नेहा बोरा दीदी भी आई है। अच्छा ठीक है। और ये सारे वही देशभक्त हैं जिनको धारा 370 हटने पर प्रॉब्लम थी, राम मंदिर बनने पे प्रॉब्लम थी, कश्मीर अलग हो गया उससे बहुत प्रॉब्लम थी, हर चीज से इन लोगों को प्रॉब्लम थी, लेकिन वंदे मातरम गाने से भी प्रॉब्लम थी, लेकिन देशभक्त यही है। नया पेज बन चुका है दिमागी नक्सल पार्टी। मतलब हम ऐसी बहुत सारी चीजों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं जो नॉर्मलाइज नहीं होनी चाहिए। नक्सलिज्म को नॉर्मलाइज कर रहे हो। वॉर्स में इतने सोल्जर्स नहीं मरे जितने नक्सलाइट्स ने मारे, लेकिन ठीक है, इससे पहले और भी चीजें नॉर्मलाइज होते हुए देखी हमने, जैसे कि प्राउड आर जंतर मंतर में आई थी बहुत सारी, वो भी देखा होगा तुमने। लेकिन ऐसी चीजें नॉर्मलाइज नहीं होनी चाहिए। अब अगर नॉर्मलाइज हो ही रही है तो मेरा एक फ्रेंड मुझसे पूछता है कि यार ऐसे लोग ये पार्टी को फॉलो क्यों कर रहे हैं, ऐसे पेजेस को फॉलो करने वाले लोग हैं कौन, इनके पेरेंट्स इस पे ध्यान नहीं देते क्या? मैं इनके पेरेंट्स से जरूर मिलना चाहूंगा। तो मैंने उसको सिंपल सा बोला कि भाई इनके अगर तुझे पेरेंट्स से मिलना है सबके, तो एक पेज बना के नाम से या फिर पार्टी के नाम से। अब उसमें जितने भी लोग फॉलो करेंगे उसको, जितने भी लोग फॉलो करेंगे वो सारे इनके पेरेंट्स हैं। लेकिन एक सेकेंड, ऐसा पेज तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस का पेज। प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो आपको शॉक कर देगी। वैसे ही ये इंडिया का सबसे कंट्रोवर्शियल फंड था, बट इस साल में जो डेटा भी सामने आया है, इसके पास टोटल डिपॉजिट 8,000 करोड़ से ऊपर के हैं। 90% से ज्यादा पैसा एफडी के रूप में बैंक में पड़ा हुआ है। आई थिंक प्रफुल, आपको थोड़ा सा और होमवर्क करना चाहिए था। जो आप कह रहे हो कि 8,000 करोड़ का कॉर्पस पीएम केयर्स फंड में है, तो बेसिकली ये जहां तक मुझे याद है, आई थिंक पीएम केयर्स कोविड के टाइम पे बनाया गया था, और इसमें अच्छी खासी डोनेशंस आई। एंड ये 0.01% जो आप कह रहे हो खर्च हुआ है, ये सिर्फ लास्ट ईयर में खर्च हुआ है, ना कि ओवर द पीरियड। 88 लाख रुपीज लास्ट ईयर खर्च हुए हैं। और जब फर्स्ट वेव आई थी कोविड की, तब 3,900 करोड़ रुपए खर्च हुए थे पीएम केयर से। उसके बाद सेकेंड वेव में 3,700 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। उसके बाद आई थिंक पीएम चिल्ड्रन स्कीम भी आई थी, जिसमें पीएम केयर्स फंड से ही 362 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। एंड आई थिंक 1 लाख से ज़्यादा ऑक्सीजन जनरेटर्स इस फंड से खरीदे गए थे। एंड उसके बाद 500 से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट जनरेटर्स भी इसी फंड से बनाए गए थे। तो ये एक तरह से कोई इमीडिएट रिलीफ फंड नहीं है, उसके लिए ऑलरेडी PMNRF है, पीएम नेशनल रिलीफ फंड। कहीं पे कोई फ्लड होती है, कहीं पे कुछ नेचुरल कैलेमिटीज होती है, उसके लिए ऑलरेडी एक फंड है। पीएम केयर्स इसलिए है कि फ्यूचर में कोई ऐसी पेंडेमिक जैसी सिचुएशन आती है देश में, तो उसको हम काउंटर कर लें, हमें किसी के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने या IMF के सामने भीख ना मांगनी पड़े। क्योंकि फिर आप जैसे लोग आ जाएंगे कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि कोई ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशन आ गई, उसके लिए भी हम विदेशों से पैसे मांगने चले जाते हैं। सो दिस इज फॉर द फ्यूचर। हालिया सावन में नॉनवेज आगी मजा। ये लेफ्ट लॉबी जो साल के 365 दिन हिंदू धर्म का विरोध करती रहती है, उसे कल अचानक से हिंदू धर्म और सावन महीने का महत्व पता चल गया। हाँ, नितिन नवीन जी कल आंध्र प्रदेश का जो पारंपरिक व्यंजन है वो खा रहे थे अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ। उस पर ये लेफ्ट लॉबी आरोप लगाती है कि वो मांसाहार का सेवन कर रहे थे। प्योर वेजिटेरियन मेन्यू था कल का। आंखों पे बटन छाप रखे हो क्या? कहाँ दिख रहा है तुम्हें इस थाली में लेग पीस? काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के वाला हाल है इनका पूरा। इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सेमिकॉन इवेंट कंडक्ट होने वाला है न्यू दिल्ली में 17 से 19 सितंबर तक। और क्या होने वाला है इसमें? 240 प्लस इंटरनेशनल कंपनीज आ रही है, 500 प्लस एग्जिबिटर्स, 40 प्लस कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करने वाले और इंडिया की सेमीकंडक्टर ग्रोथ को बूस्ट करने वाली है। इतनी सारी कंट्रीज आर विलिंग टू पार्टिसिपेट। दिस ओनली शोज कि इंडिया की रेपुटेशन कितनी ज्यादा बदल गई है पूरी दुनिया के सामने, कितनी ज्यादा इससे जॉब्स क्रिएट होने वाली है यूथ के लिए, एंड कितना ज्यादा इंडिया आगे बढ़ रहा है। सो जय हिंद। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबसे पीएम केयर्स फंड के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसमें नई बात क्या है? हमें तो पता ही था पीएम केयर फंड की ऑडिट रिपोर्ट रिवील हुई है। तू आएगा अपना प्रोपेगेंडा फैलाने? क्या फैला रहा है? कल एक रिपोर्ट आई थी कि पीएम केयर्स फंड में ऑलमोस्ट
8,500 करोड़ रुपए है जो कहीं पर भी यूज नहीं हो रहे हैं. इट्स नॉट बीइंग यूज्ड एट ऑल. जब हिंदी में बता दिया था तो फिर इंग्लिश बोल के क्या जताना चाहते हो? तुम सच में बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो? और किसने कहा ये पैसा कहीं खर्च नहीं हो रहा है? ये ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ 2024-25 की है। इसके पहले पीएम केयर फंड में 14,766 करोड़ रुपए था, जिसमें से 8,133 करोड़ रुपए पब्लिक वेलफेयर में लग गया। तरफ 8,500 करोड़ रुपए वैसे ही पड़े हुए और दूसरी ऐसे तो नहीं पड़े हुए हैं। 7,850 करोड़ की एफडी है फंड का 93%, जिसपे 470 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि हमारा एक बार का डोमेस्टिक डोनेशन के बराबर है। समझ क्या यार, अपनी बाप की तरह बातें करता है, थोड़ा पढ़ लिख के आया कर। तो ये पैसा हम उन बच्चों की स्कूल्स के लिए क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? अभी मैं गाली नहीं दे सकता. नहीं, गाली नहीं देना. अब पक्का पता चल गया तू यूनिवर्सिटी के पीछे ही पढ़ा था। अरे भाई, हर चीज का एक बजट होता है। गवर्नमेंट तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी, वो अपना बजट फिक्स करेगी तब चलेगी। और एक चीज और तुझे बता दूं कि जो पैंडेमिक जब हमारे यहाँ देश में कोविड आया था, कोरोना जिसको बोलते हैं, तो हम लोग जूझ रहे थे उससे, और ये फंड भी उसी के लिए सेव करा गया है कि कभी ऐसी कोई आपदा आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उससे हम लोग फाइट कर सकें, वरना फिर बंद हो जाना। कोई कहना गैस नहीं मिल रही है, कोई कहना कुछ नहीं मिल रहा है, कोई कहना कुछ नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला है। आदमी है यार दिमागी नक्सल। अपने पोंपों का बनाया हुआ स्कूल नहीं देखेगा पंजाब में, जिसमें 32 करोड़ लग गए थे? क्या हुआ? इसके पोंपों जो शेष महल बना रहे थे लेकर के उसको नहीं देखेगा जाके। हर चीज पे गवर्नमेंट को डिग्री दिखाओ, फंड दिखाओ, मतलब हाँ। इन दिमागी नक्सलियों की हालत कटप्पा जैसी है। मालूम है गलत कर रहे हैं, फिर भी तलवे चाटने पे मजबूर हैं। रवीश कुमार को लोग रविश कुमार क्यों बुलाते हैं, ये आज मुझे पता चला। ये सवाल पूछ रहे हैं कि पीएम केयर्स फंड्स के टोटल कलेक्शन 8,472 करोड़ रुपीस में से जनता के वेलफेयर के लिए सिर्फ 87 लाख रुपीस यानी 0.01% ही क्यों खर्च हुआ। अब ये आपको सारे फैक्ट्स तो बताएंगे नहीं, तो मैं ही आपको बता देता हूँ। ये 87 लाख रुपीस का जो खर्च दिखाया गया है, ये पीएम केयर्स फंड जब से बना है 2020 से आज तक का खर्च नहीं है। ये खर्च है सिर्फ एक साल का, 2024 से लेकर 2025 तक के फाइनेंशियल ईयर का। एंड आप अगर पीएम केयर्स फंड का टोटल एक्सपेंडिचर देखेंगे सिंस द टाइम इट वाज क्रिएटेड इन 2020, तब आपको पता चलेगा कि देश के अंदर में जब जब नेशनल इमरजेंसी आया है उस समय पर पीएम केयर्स फंड का सबसे ज्यादा यूज हुआ है, एग्जैक्टली जिसके लिए इसे बनाया गया था। 2020 से पीएम केयर्स फंड में इन टोटल 14,700 करोड़ रुपए आया है, जिसमें से गवर्नमेंट ने आज तक 8,100 करोड़ रुपए खर्च कर दिया है लोगों के वेलफेयर के लिए, विच इज एग्जैक्टली 55% ऑफ द टोटल फंड। नेशनल इमरजेंसी जैसे कोविड के टाइम पर 2020-21 में 3,900 करोड़, फिर 2021-22 में 3,700 करोड़ लोगों के लिए खर्च किया गया है। और जो इस फंड में अभी 8,700 करोड़ रुपए पड़े हैं, सरकार इसे रख कर सड़ा नहीं रही है, बल्कि इसका यूज करके, इसका फिक्स डिपॉजिट करके साल का 470 करोड़ रुपए जनरेट कर रही है, ताकि देश के अंदर में जो आने वाला नेशनल इमरजेंसी होगा उसके लिए जो ये फंड है वो और मजबूत होगा। बट ये कोई रवीश कुमार को प्लीज बता दे कि पीएम केयर्स कोई एनजीओ नहीं है जिसे हर साल 70-80% अपने फंड का खर्च करना होगा टू प्रूव इटसेल्फ। इसे बनाया गया था नेशनल इमरजेंसी के लिए, और इसका पर्पस ही है कि देश में जब भी नेशनल इमरजेंसी आए उस समय पर इस फंड के अंदर में एक अच्छा खासा कॉर्पस रहे। शेयर करके इस वीडियो को भेज दीजिए रवीश कुमार तक, ताकि जो उनकी नॉलेज है उसमें थोड़ी वृद्धि हो। जय हिंद, जय